ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह हैं और इसी में से एक ग्रह है कैलिस्ट्रो ग्रह। इस ग्रह में धरती की तरह विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनके शरीर के खून के प्रत्येक बूंद में जादू मिला हुआ है जो इन्हें औरों से अलग और खास बनाता था। है तो बढ़ते हैं इस ग्रह की तरफ। आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था, चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी और बीच बीच में कहीं बादल के फटने पर बिजली की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। इन बिजलियों की तेज ध्वनि किसी की रूह तक को कंपा देने के लिए काफी थी। फिर भी इन तेज हवाओं को चीरते हुआ एक 40 फुट ऊंचा जहाज एक अनजाने से द्वीप को छोड़कर एक अनजानी जगह की ओर जा रही थी। इस जहाज की कोई मंजिल नहीं थी, फिर भी खुले आसमान के नीचे बस एक ही दिशा में बढ़ रही थी। तभी इस जहाज के अंदर से किसी के तेज दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। आह, वह दर्दनाक आवाज जहाज के बने एक अंधेरे कमरे से आई थी। उस कमरे के अंदर एक खूबसूरत सी औरत थी। उस औरत की दुनिया अब बदलने वाली थी। उसके पेट में एक नन्हा सा बालक था जो किसी भी वक्त बाहर आकर एक नई दुनिया का दर्शन करने वाला था। वह औरत माँ बनने वाली थी। तभी उस काले आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और अगले ही पल 5 से 6 आकृतियां हवा में तैरती हुई नजर आती है। वह आकृति इस वक्त हवा में एकदम स्थिर थी। इस वक्त उन आकृतियों का चेहरा बहुत हद तक धुंधला था। तभी आसमान में एक और बिजली कड़कती है और इस बिजली के साथ उनके खतरनाक चेहरे दिखाई देते हैं जिस पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी उनमें से एक ने अपनी शक्तियों को आसपास फैलाते हुए कहा, दीदी मेघा देखो, आपसे मिलने कौन आया है, आपका भाई या कहो यमराज। इसी के साथ वह आकृति पागलों की तरह हंसने लगी। तभी उस आकृति के दबाव बनाते ही उस अंधेरे कमरे में छुपी मेघा के मुंह से एक खून की धारा बह गई। तभी कमरे के दरवाजे के बाहर एक काला धुआं प्रकट हुआ और धीरे धीरे काले धुएं ने एक परछाई का रूप ले लिया। उस परछाई के आते ही आसपास का दबाव जैसे बिल्कुल गायब हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और उन 5 आकृतियों की तरफ गुस्से में देखने लगा। उसने गुस्से में उस तरफ देखते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम मेघा की तरफ देख भी नहीं सकते। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसकी लाश ही यहाँ से जाएगी। इस पर 5 आकृतियां जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक ने कहा, क्या मैं ठीक सुन पा रहा हूँ? अब भूतिया सरदार की इतनी औकात हो गई कि वो हमें मारेंगे। हम सब अमर है, मर हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। वह आकृतियां आगे कुछ भी कहती तभी उन्हें महसूस हुआ वह अब हिलने में भी असमर्थ है। भूतिया सरदार ने 5 की परछाइयों को एकदम जकड़ लिया था। जकड़े रहने पर भी उन 5 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। तभी उनमें से एक ने धीमी गति से अपने हाथ से एक रोशनी भेजी जो सीधा जाकर जहाज के एक कोने में जाकर लगी और उस रोशनी के लगते ही वहां एक छोटा सा धमाका हुआ जिससे जहाज में उस धमाके से हल्का छेद हुआ और वहां से पानी तेज बहाव में बहने लगा। जिस पर भूतिया सरदार ने एक बार उन सब की तरफ गुस्से में देखा और दूसरे ही पल वहां अपनी शक्तियों की मदद से एक काला धुआं भेज उस छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया। पर जैसे ही सरदार का ध्यान उन 5 से हटा वह सब आजाद हो गए और एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे। तभी भूतिया सरदार अपनी जगह से गायब हुआ और उसने उन 5 में से एक की गर्दन पकड़ ली। पर जिसकी गर्दन भूतिया सरदार ने पकड़ी थी वह अब भी बस हंसे जा रहा था। ये देखकर भूतिया सरदार के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने तभी अपने दूसरे हाथ में एक खास हरी अग्नि को जलाया। भूतिया सरदार के हाथ से जैसे ही अग्नि निकली उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। पर इस वक्त सभी की नजरें उसके चेहरे पर न होकर उसके हाथ में बने हरी अग्नि के गोले पर थी। सब उसे आंखें बड़ी बड़ी कर देख रहे थे। तभी जिस आकृति का भूतिया सरदार ने गला पकड़ा था वह डरते डरते कहता है, क्या दिव्य अग्नि तूने हमारे समुदाय से दिव्य अग्नि चुरा ली? मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तभी उस आदमी ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर किसी ने एक जलती अग्नि की ज्वाला फेंक दी है। उस अग्नि के चेहरे पर लगते ही उस आकृति का पूरा चेहरा जल गया आया और उसके इस प्रहार से वह इंसान 20 मीटर दूर जाकर समुद्र के खारे पानी में जाकर गिर गया। ये देखकर बाकी के बचे 4 आदमियों ने बारी बारी से हमला करना शुरू कर दिया। भूतिया सरदार भले ही अकेला हो फिर भी वह इस समय उन सब पर अपनी खास अग्नि के हमले से भारी पड़ रहा था। तभी उनमें से एक आकृति ने अपने खून की कई बूंद जमीन पर गिराते हुए कहा, खूनी रोशनी का हमला। और इसी के साथ एक ताकतवर रोशनी सीधा जाकर भूतिया सरदार के पास जाकर लगी। पर भूतिया सरदार ने इस समय अपनी तेजी का इस्तेमाल किया और अपनी जगह से हट गया। जब खूनी रोशनी जहाज से टकराई तब जहाज एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो गया और जहाज के अंदर मेघा भी पानी में बहने लगी। तभी उसकी तरफ एक काला धुआं आया और उसने मेघा को बचाते हुए हवा में उठा लिया। अब भूतिया सरदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से में अपनी सारी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू किया जिससे सभी पर एक अदृश्य शक्तियों का दबाव बनने लगा। क्या भूतिया सरदार सबको मौत की नींद सुला पाएगा? क्या मेघा बच पाएगी? और आखिर क्यों ये सब मेघा को मारना चाहते थे? कौन था ये भूतिया सरदार और उसका क्या रिश्ता था मेघा के साथ? क्या भूतिया सरदार के गुस्से का सामना कर पाएगा कोई?
आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। जब सभी आकृतियों को पता चल गया कि वह भूतिया सरदार को किसी भी कीमत में नहीं हरा सकते, उन्होंने अपने दिमाग से एक पीली रोशनी निकली जो एक दूसरे से मिलकर बिजली से तेज एक दिशा की तरफ उड़ गई। उस रोशनी के जाते ही उनमें से एक सबसे ताकतवर इंसान ने अपनी परछाई को एक शेर का रूप दिया और भूतिया सरदार की तरफ छोड़ दिया। वह शेर पूरी तरह से काले धुएं के समान लग रहा था, जिसके बड़े बड़े पंखों और उसके दांत किसी खूनी दरिंदे के समान लग रहे थे। भूतिया सरदार ने अपने हाथ से एक मुट्ठी बनाई और शेर के पेट में मार दिया, पर सरदार की मुट्ठी शेर के आर पार हो गई। पर जब शेर ने अपना पंजा भूतिया सरदार पर मारा तब उसके चेहरे पर एक खतरनाक घाव आ गया। भूतिया सरदार ने अपने हाथ में जल रही अग्नि को शांत किया, क्योंकि उसे पता था इस शेर को इस अग्नि से जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। फिर सरदार का पूरा शरीर एक काली रोशनी से जगमगाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नारकेदूत खुद यहाँ आ गया हो। तभी उसने एक बार फिर अपनी जोरदार मुट्ठी उस शेर की तरफ बढ़ा दी और इससे वह शेर 2 मीटर दूर जाकर रुका, पर उसके पूरे शरीर पर हल्की हल्की दरारें आना शुरू हो गई थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर पांचों ने अपनी अपनी शक्तियां शेर में डालनी शुरू कर दी, जिससे शेर का आकार पहले से 2 गुना हो गया और वह और भी ज्यादा शक्तियों से जगमगाने लगा। शेर ने एक लंबी छलांग ली और सीधा जाकर सरदार पर टूट पड़ा, पर सरदार उसके हर हमले से अपनी तेजी का इस्तेमाल कर बच रहे थे। तभी सरदार ने एक मुक्का फिर शेर की तरफ मारा, पर इससे शेर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर उसने अपने पंजे से सरदार को 3 मीटर दूर जाने पर मजबूर कर दिया। और इससे पहले सरदार संभालता शेर गुस्से में फिर से सरदार की ओर बढ़ गया और एक खतरनाक पंजा शेर ने सरदार की तरफ बढ़ा दिया। पर जैसे ही पंजा सरदार को जाकर लगा, वहां सरदार की परछाई के अलावा कुछ नहीं बचा था। सरदार तो कब का उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। शेर गुस्से में पागल सरदार को फिर से मारने के लिए बढ़ गया, पर इस बार भी खाली भीड़ के कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ देर तक शेर के साथ यूं ही चूहे बिल्ली का खेल खेलने के बाद सरदार ने उबासी लेते हुए कहा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। और इसी के साथ सरदार के हाथ में मौत की एक लाल दराती प्रकट हुई और दूसरे ही पल एक लाल रोशनी शेर की तरफ बढ़ी और शेर वही टुकड़ों में बिखर गया। तभी भूतिया सरदार उनकी तरफ मुड़ा, पर उन सब के चेहरे पर इस वक्त एक लंबी मुस्कान थी। इससे पहले सरदार इस मुस्कान का राज समझ पाते, उनके पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति कमल पर बैठा हुआ सभी के सामने आया। उसके आते ही एक अनजानी लहर बह गई, जिससे भूतिया सरदार भी खून की उल्टियां करने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमल पर बैठे बैठे ही एक हाथ उठाया और एक अदृश्य हाथ ने सरदार को पूरी तरह से जकड़ लिया। बुजुर्ग की नजर तभी एक काले धुएं पर पड़ी, जिसमें मेघा दर्द से चिल्ला रही थी। बुजुर्ग ने ये देखकर अपने दूसरे हाथ से एक सफेद रोशनी की किरण उस काले धुएं की तरफ बढ़ा दी। किरण के धुएं से टकराते ही सारी आवाजें एक पल के लिए बंद हो गई और खून की ताजा महक चारों तरफ बह गई। सरदार ने जब ये देखा तो वह गुस्से में पागल हो गया, पर उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए एक अपनी पूरी शक्ति से अदृश्य हाथ पर हमला किया, जिससे एक बार के लिए बुजुर्ग के हाथ में भी कंपन उठ गई और देखते ही देखते सरदार एक काले धुएं में गायब हो गए। बस पीछे छूट गए तो उनके गूंजते शब्द, बदला में वापस आऊंगा। दूसरी तरफ एक उस काले धुएं से 2 सफेद पत्थर समुद्र में जाकर गिर गए, जिनमें से एक में कोई चमक नहीं थी पर दूसरा अभी भी चमक रहा था। वह चमकता पत्थर एक दूसरे रास्ते से पानी के बहाव के साथ बहते हुए एक किनारे पर जाकर रुका। इस वक्त किनारे पर रात की वजह से सिर्फ घोर अंधकार था। उस पत्थर में से निकलती रोशनी एक छोटे बच्चे का आकार लेने लगी और कुछ ही घंटों में वहां पर एक आम सा छोटा बच्चा दिखने लगा, जिसने अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया हो। वह लड़का ठंड से रो रहा था, पर इस वक्त उसकी आवाज इतनी भी तेज नहीं थी कि उसके गले से बाहर आ पाए। और इसी के साथ कुछ और घंटे बीत गए और धीरे धीरे लड़के के मुंह से एक आम बच्चे की तरह ही रोने की क्षमता आ गई। अब धीरे धीरे वहां सुबह का सूरज धीरे धीरे निकलने लगा। तभी इस जगह पर कहीं से 2 हंस उड़ते हुए आए। जैसे ही इन्होंने जमीन को छुआ, ये दोनों 2 अलग अलग आदमी में बदल गए। ये दोनों भाई थे जो रोज सुबह सुबह यहाँ पर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आ जाते थे। इनका नाम राज और विराज था। राज तो यहाँ कड़ी मेहनत कर अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाता था, मगर विराज बस सामने सूरज को और आसपास देखने में ही अपना समय व्यर्थ करता रहता था। उसका मन तो अक्सर घर से बाहर निकलने का करता ही नहीं था, पर बड़े भाई राज की वजह से उसे रोज सुबह सुबह उठकर यहाँ आना पड़ता है। आते ही राज ने विराज को पद्मासन की मुर्दा में बैठने को कहा, जिस पर विराज बैठ तो गया, पर उसका ध्यान तो अभी भी अपने दिमाग पर नहीं था। तभी राज ने ध्यान में लगे लगे ही पूछा, विराज क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? जिस पर विराज ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं भैया। राज ने कहा, एक बार समुद्र किनारे देख कर तो आओ।
जिस पर राज अपनी जगह से उठा और वहां से उबासी लेते हुए उठा और समुद्र किनारे जाने लगा। तभी कुछ देर में राज की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, भैया यहाँ तो एक नन्हा शिशु है, पता नहीं इसे कौन छोड़ गया, अभी तो इसकी ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही। इतना कहकर राज पीछे मुड़ा। पीछे उसका भाई खड़ा था। अपने भाई को देखकर एक बार के लिए राज डर गया। फिर उसने शांत होते हुए विराज से पूछा, भाई क्या हम इसे रख सकते हैं? आपको तो पता है शादी के 4 साल बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है, मैं और घर वालों के ताने नहीं सुन सकता। जिस पर बड़े भाई विराज ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है तुम इसे रख सकते हो, पर अपने सगे बेटे की ही तरह, और तुम्हारी बीवी के किसी को ही पता नहीं चलना चाहिए कि यह तुम्हारा बेटा नहीं है। राज इस पर राजी हो जाता है और अपने दोनों हाथों से उस बच्चे उठाता है। तभी उसके मुंह से एकाएक निकलता है, रुद्राक्ष रुद्राक्ष राय। आखिर कौन थे ये लोग? क्या रुद्राक्ष सच में यहाँ खुश रहेगा? आखिर कैसी होंगी रुद्राक्ष की शक्तियाँ? क्या रुद्राक्ष अपने सच का पता लगा पाएगा? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। 17 साल बाद अब रुद्राक्ष बड़ा हो गया था। सुबह के 6 बज रहे थे और इस समय रुद्राक्ष अपने बिस्तर पर सो रहा था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत जवान था, इतना कि कोई लड़की उसे देख ले तो उस पर वही लट्ठू हो जाए। पर हैरानी की बात है, अभी तक उसके अंदर तक कोई शक्ति नहीं आई थी। यहाँ तक कि वह अभी तक अपने शारीरिक स्तर के तीसरे स्तर पर रखा हुआ था। जहाँ तक उसके उम्र के बच्चों की बात रही, उनमें से सबसे कमजोर भी शारीरिक स्तर के छठे स्तर के अंतिम पड़ाव पर था। तभी सोए हुए रुद्राक्ष के कानों में अचानक से एक तीखी आवाज आई, रुद्राक्ष हरामी निकम्मे, अभी तक सोया हुआ है, देख तेरा भाई पहले ही उठ गया है, वह इससे पहले निकले उसका नाश्ता तैयार कर दे। रुद्राक्ष अपने बिस्तर से हड़बड़ाते हुए उठता है और अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारकर सीधा रसोई घर में चला जाता है। रसोई घर में जाते ही उसके हाथ जल्दी से काम करने लगते हैं। तभी रसोई में राज की बीवी सुधा आती है। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, अच्छी नींद आई रायजादे? सुबह 6 बजे तक सो रहे थे, चल अभी जल्दी जल्दी हाथ चला, पूरा घर गंदा पड़ा है, उसकी भी सफाई करनी है, और सारा काम करने के बाद जरा पहाड़ी पर जाकर जड़ी बूटियां भी ले आ दियो। रुद्राक्ष अपनी धीमी आवाज में कहता है, ठीक है माँ। सुधा इतना कहकर वहां से गुस्से में अपने बिस्तर पर वापस सोने चली जाती है। रुद्राक्ष जल्दी से अपने सारे काम को निपटा लेता है और फिर तैयार होकर पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। तभी उसे दूर से उसका छोटा भाई रवि आता हुआ दिखाई दिया। रवि उससे 6 साल छोटा था। हालांकि रवि के आने से पहले तक तो उसे अपने माँ बाप का पूरा प्यार मिलता था, मगर जैसे ही रवि उसकी जिंदगी में आया, उस समय से उसके ऊपर जितना भी प्यार लुटाया जाता था वह एकाएक खत्म हो गया। तभी रुद्राक्ष को एक दृश्य याद आता है जिसमें रवि अपना 5वां जन्मदिन मना रहा था, और रुद्राक्ष ने भी अब अपनी मां सुधा से कुछ नए कपड़े दिलवाने के लिए साफ साफ कह दिया था। इस पर गुस्से में उसकी मां ने उसे बता ही दिया कि वह उनकी सगी औलाद नहीं है। कुछ ही समय में यह बात पता नहीं कैसे पर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, और तब से आता जाता कोई भी जानने वाला रुद्राक्ष को देख लेता तो उसकी नजरों में तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं दिखता। तब से ही रुद्राक्ष की ग्रोथ अचानक से रुक गई और वह तब से एक ही लेवल पर अटक के रह गया। रवि ने अपने भाई रुद्राक्ष के आंखों में देखते हुए उसका हाथ आगे करते हुए कहा, भैया मैंने सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली है, आप इन्हें पापा को दे देना। रुद्राक्ष ने रवि को चिंता से देखते हुए कहा, तूने आज भी पहाड़ी से जड़ी बूटियां इकट्ठा की? तुझे पता है न वहाँ कितने सारे जंगली बीस्ट रहते हैं, तुझे कुछ हो जाता तो? रवि ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, भैया अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ और मुझे ये बीस्ट छू भी नहीं सकते, और ये देखिए 3rd लेवल का बीस्ट क्रिस्टल। इतना कहकर रवि ने अपने जेब से एक पत्थर निकला जो हल्के हरे रंग का था और उसके ऊपर हल्का हल्का खून लगा था, जिसका मतलब था उस बीस्ट को अभी अभी मारा गया है। पर रवि को देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसने अभी एक बीस्ट को मारा है। उसके कपड़े बिल्कुल ठीक लग रहे थे। तभी रवि ने अपने जेब से कुछ चांदी के सिक्के रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दिए और उससे कहा, भाई ये लो, आपके काम आएगा। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे वह सारे चांदी के सिक्के और जड़ी बूटियों को अपने जेब में रख दिया और वहां से जाने लगा, क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं था, बल्कि पहले भी रवि इसी तरह से उसकी कभी कभी मदद कर देता था। इसके बाद रुद्राक्ष सीधा बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में कई तरह की रंग बिरंगी दवाई की शीशी थी और कई सारे खाने की खुशबू हवा में मिली हुई थी। रुद्राक्ष के कदम अपने आप वहां के प्रसिद्ध जादुई बुलबुले की दुकान की तरफ बढ़ गए, पर रुद्राक्ष जैसे ही आगे बढ़ा उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने एक बंद गली में झांका जहां एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा था। लड़की को तो रुद्राक्ष जानता नहीं था, पर लड़की के चेहरे को तो वह कभी भूल के भी भूल नहीं सकता था। ये लड़की और कोई नहीं, उस पूरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की शिवांगी थी, जिससे रुद्राक्ष पूरे दिलों
दिलो जान से प्यार करता था। रुद्राक्ष बिना कुछ सोचे समझे गली में घुस गया। अचानक से रुद्राक्ष को देखकर शिवांगी घबरा गई और उसने अपने सामने लड़के को हल्का सा धक्का दिया, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से रुद्राक्ष के साथ ही थी और रुद्राक्ष उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का अच्छे से ख्याल रखता था। क्या शिवांगी अपनी गलतियों की माफी मांगेगी और रुद्र उसकी इस गलती को भी भूल जाएगा? क्या रुद्र और शिवांगी के बीच में कुछ था? क्या रुद्र उस लड़के को मार डालेगा या फिर खुद ही पिटकर वापस चला जाएगा? आखिर क्या होगा रुद्र की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। शिवांगी को यह भी डर था कि रुद्राक्ष उसके नए रिश्ते के लिए खतरा साबित किया। तभी लड़के ने अक्षय की तरफ देखते हुए शिवांगी से पूछा, बेबी क्या आप इसे जानती हो? शिवांगी ने हल्का डरते हुए कहा, हाँ बेबी, ये लड़का एक साइको है और पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लड़के ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्या भी लड़की छेड़ता है? कहीं तुझे इससे प्यार तो नहीं हुआ है? इस पर रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं प्यार करता हूँ इससे। लड़के ने हंसते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा और अचानक ने उसने पूरी ताकत से शिवांगी को अपनी तरफ खींचा और शिवांगी के गले पर किस करने लगा। रुद्राक्ष का गुस्सा अब बहुत हद तक बढ़ गया था और उसने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का उस लड़के के मुंह की तरफ बढ़ा दिया, पर अगले ही पल उस लड़के ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया और उसी के साथ एक हड्डी तोड़ने की आवाज आई, जिससे रुद्र की चीख निकल पड़ी। वह लड़का यही नहीं रुका, उसने अपना एक मुक्का रुद्र के पेट में मार दिया। रुद्र उल्टा हुआ सीधा जाकर बाजार के बीचों बीच जाकर गिर गया। तभी रुद्र के मस्तिष्क पर हल्की सफेद रोशनी चमकी और उसके सारे घाव ठीक हो गए। रुद्र अपनी जगह से उठा और शांति से वहां से जाने लगा। इस वक्त वह सभी की नजरों का केंद्र बना हुआ था, जिससे उसका चेहरा एकदम झुका हुआ था। कुछ ही देर में रुद्र अपने पिता के रासायनिक दुकान में चला गया। उसके पिता का दुकान पूरी तरह से अलग अलग रसायनों से भरा पड़ा था। रुद्र ने अपने जेब में हाथ डाला पर वह तो बिल्कुल खाली था। तभी उसे फिर से पुराना हादसा याद आ गया, जहां उसके पैसे और जड़ी बूटियां, और उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। आखिर क्यों वह सबसे इतना कमजोर था? उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया और गुस्से में आकर अपने आसपास रखे सारे रसायनों को पीने लगा। जैसे जैसे रुद्राक्ष रसायनों को पी रहा था, उसका शरीर अंदर से बहुत गर्म हो रहा था और किसी लावे के भांति जलने लगा था। पर रुद्राक्ष ने आज अपनी यह जिंदगी खत्म करने का अंतिम फैसला ले लिया था और वह किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं था। तभी एक शीशी उठाते वक्त रुद्र के हाथ कांपने लगे और पर उसने वह शीशी को भी खत्म कर दिया और इसी के साथ रुद्र अचानक से बेहोश हो गया और उसका पूरा शरीर एकाएक कांपने लगा और इस बीच रुद्र अपनी जगह पर बेहोश हो गया। करीब 5 घंटे बाद रुद्र की आंख खुली। उसके सामने एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी, जिसने वैद्यों की पोशाक पहनी थी और वह बड़े ध्यान से रुद्र को देख रही थी। रुद्र भी उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहा था। तभी रुद्र ने कुछ याद करने की कोशिश की और इसी के साथ उसके दिमाग में बिजली सी तेज चुभन हुई और उसके आंखों के सामने उसकी कई यादें घूमने लगी। रुद्र का दिमाग इस वक्त उन सभी चीजों को याद कर पा रहा था जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। तभी उसके मुंह से तेज आवाज में निकला, द गॉड ऑफ स्वॉर्ड, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दरअसल इस हादसे के बाद उसे अपने पिछले 7 जन्म की यादें एकदम से याद आ गई थी। इस समय उसका दिमाग इतना तेज काम कर रहा था कि वह बता सकता था कि उसकी माँ और उसे गर्भ में ही खत्म करने वाला कौन था। रुद्र अपने पहले जन्म में एक सम्राट के घर पैदा हुआ था और यह सम्राट कोई ऐसे वैसे सम्राट नहीं बल्कि देवताओं के सम्राट भानुप्रसाद थे, जिन्हें लोग प्यार से द लाइटनिंग स्टार भी कहते थे। पर वो और उनका पूरा परिवार बड़ी बेरहमी से उन्हीं के सेनापति स्वॉर्ड मास्टर के हाथों मरवा दिया गए। जब उस जन्म में रुद्र की मृत्यु हुई थी तब वह केवल 50 साल का था, जो वहां पर एक नवजात शिशु की आयु ही मानी जाती थी। फिर रुद्र का जन्म इसी ग्रह के एक शिल्पकार के घर हुआ, जहां से उसने अपने शिल्पकारी के हुनर से पूरी दुनिया की चौंका के रख दिया। रुद्र का तीसरा जन्म एकदम व्यर्थ गया। इस बार उसने किसी दूसरे ग्रह पर बौने के रूप में जन्म लिया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण वह करीब 2 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर रुद्र का चौथा जन्म हुआ, जहां वह एक नकारा लड़का था। उसका शरीर आम और अंदर से खोखला था, जिस वजह से उसका स्पतर कभी भी नहीं बढ़ा और वह बेकार के स्तर के साथ ही मर गया। पर रुद्र अपने इस जन्म को पूरी तरह से व्यर्थ नहीं समझता था, क्योंकि इस जन्म में वही एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जहां लोग पानी के अंदर ही रहते थे। भले ही रुद्र का स्तर इस जन्म में नहीं बढ़ा था, पर उसने बहुत सारी विशेष खुफिया तकनीक को पढ़ने में अपनी जिंदगी खत्म की थी, जो कि उसे इस जन्म में काम आने वाली थी।
यहाँ भी मरने के बाद रुद्र का जन्म एक भयानक जगह पर हुआ जहाँ सिर्फ जहर बनाने वालों का राज चलता था और इधर के जहर मास्टर ने अपने जहर के बलबूते पर आधी से ज्यादा दुनिया पर अपना काबू कर रखा और पूरी दुनिया के हवा में अपना खतरनाक जहर फैला रखा था। और जहाँ इनका शासन था वहाँ के लोग अक्सर बीमारी के कारण मरते रहते थे। इन्हें जरूरत थी एक अच्छे वैद्य की जिसकी कमी रुद्र ने पूरी की और वहाँ का मसीहा बन गया। पर जल्द ही यह बात जहर मास्टर को पता चल गई। इससे वह बेहद गुस्सा हो गई और उन्होंने रुद्र को मारने के लिए अपनी पूरी सेना की फौज भेज दी। पर रुद्र को मारने वाली सेना में से सभी लोग जहर से पीड़ित थे। रुद्र ने उन्हें ठीक कर दिया और वह वही रुद्र के साथ उसका साथ देने लगे। जब जहर मास्टर का ये प्लान भी बेकार साबित हो गया तो वह सब अपने गुरु के पास गए। तब उनके गुरु ने उन्हें अपने पूरी जीवन की जोर से तैयार एक जहर दिया। जहर मास्टर जहर लेकर रुद्र के दोस्त के पास गए। रुद्र के दोस्त को पैसों का लालच देकर उन्होंने रुद्र के खाने में जहर मिलवा दिया। इस जहर का इलाज रुद्र के पास भी नहीं था और खाना खाते ही उसकी वहां भी मौत हो गई। रुद्र का अगला जन्म धरती में भारत के अंदर हुआ। आखिर कैसी रही रुद्र की जिंदगी भारत में? आखिर क्या होगा रुद्र की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नोवेल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।